हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशु अग्रवाल। यार आज हम डिस्कस करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक टॉपिक, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक से पहले कुछ चीजें आपको रिकॉल करनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें रिकॉल करनी पड़ेगी? यार आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होगे कि चार्ज से एसोसिएटेड एक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनन होता है, लेकिन वो कब कब होता है? अगर हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो सिर्फ एक ही फिनोमिनन कर सकता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। Whereas अगर हमारा चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन से मूव करने लग जाए, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगता है। और इसी चीज का हमें यूज करना है इस वाले टॉपिक में। या अगर हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर हम इस चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हैं किसी एक वेलोसिटी v से, तो हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन से, तो ये भी एक खुद की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, एक पहले से ही है जिसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा चार्ज पार्टिकल बनाएगा। तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी जो आपस में इंटरेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। और उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास QVB sin थीटा। साइन थीटा है तो मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आया FM वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, जहां पे ये थीटा किसके बीच का एंगल है? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। यार आपको क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज भी याद होगी। अगर आप A क्रॉस B कर रहे हैं जिससे हमें एक नया वेक्टर मिलेगा C, तो वो C वेक्टर हमारे A के भी परपेंडिकुलर होता है और B के भी परपेंडिकुलर होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अगर हम V क्रॉस B कर रहे हैं जिससे हमें मैग्नेटिक फोर्स मिल रहा है, तो एक चीज की क्लैरिटी बहुत है कि हमारा जो ये मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो हमारा ये मैग्नेटिक फोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि ये चीज आगे हमारे मोशन ट्रेजेक्टरी फाइंड करने में बड़ा काम आएगी कि हमारा जो फोर्स है वो वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब हम इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो हम फोर्स की डायरेक्शन अपने इस क्लॉक रूल से भी फाइंड कर सकते हैं जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है, या फिर हमारे पास एक और तरीका है दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भैया बहुत टाइम से बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो कि हम अगर अपने लेफ्ट हैंड के थंब एंड द फर्स्ट टू फिंगर्स ओपन करें, ये तीनों हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओपन होने चाहिए, तो हमारा जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, जो फर्स्ट फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकंड फिंगर विल रिप्रेजेंट करंट। जैसे काफी लोगों ने इसको याद रखा है शॉर्ट फॉर्म में FBI, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, या फिर फादर मदर चाइल्ड, फोर्स F मैग्नेटिक फील्ड, मदर M मैग्नेटिक फील्ड एंड I मींस करंट, फादर मदर चाइल्ड C करंट, इस तरीके से। या फिर यार राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में मतलब राइट हैंड की जो हमारी फिंगर्स होगी वो पॉइंट आउट करेगी टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, जो थंब है वो पॉइंट आउट करेगा टूवर्ड्स द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और जिस साइड भी हमारा ये पाम फेस करेगा वो हो जाएगी हमारी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले केस में हम अप्लाई करके देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल, और उससे फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अगर आप देखो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस राइट साइड, और हमारा जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब करंट की डायरेक्शन भी हमारी ऊपर की तरफ है। जैसे अगर नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ मूव करता फिर करंट की डायरेक्शन क्या होती? तो हमें पता है करंट की डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर रहा होता तो करंट की डायरेक्शन नीचे हो जाती है। तो सबसे पहले जैसे मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके बता रहा हूं और चेक करते हैं कि भैया इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से मैंने अपनी फर्स्ट फिंगर ओपन करी इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर ओपन करी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर आप अपने थंब को ओपन करो तो आपको दिखेगा कि जो आपका थंब है वो इनवर्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इनवर्स डायरेक्शन में। सिमिलरली एक बार चेक कर लेते हैं राइट हैंड पाम रूल को भी। तो भाई जैसे मैंने बताया था राइट हैंड पाम रूल में हमारी जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट आउट करनी चाहिए, तो मैंने अपनी फिंगर्स ओपन कर दी राइट हैंड की इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जो थंब है वो पॉइंट आउट करना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जहां पे पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हूं। तो हमने अपने थंब को ओपन किया अपवर्ड्स डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो आपको देखो आपका जो पाम है वो फेस कर रहा है टुवर्ड्स द स्क्रीन, मतलब वो इनवर्स डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो हमारा जो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इनवर्स डायरेक्शन में लगेगा।
ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि यार इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक वेलोसिटी के साथ फायर करें तो इसका जो पाथ फॉलोड होगा वो किस टाइप का होगा, इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी और उससे रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट्स। तो यार हम पढ़ रहे हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यार इस चीज को समझो कि सपोज मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं और उसकी डायरेक्शन मैंने ली है इनवर्ड्स। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दी है इनवर्ड्स डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर मैं कोई एक चार्ज पार्टिकल ले रहा हूं, सपोज एक प्रोटॉन ले रहा हूं और उसको फायर कर रहा हूं किसी एक वेलोसिटी v से। तो यार अभी हमने देखा अपने राइट हैंड थंब रूल के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग, मैं फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग मैं फिर से इस पे फोर्स फाइंड कर सकता हूं, और जो भी फोर्स होगा याद रखना वो वेलोसिटी और एज वेल एज वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जैसे इस पे एक बार फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, कोई से भी रूल जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। तो यार हमारी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो आप देखो हमारे फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, हमारे फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड आ रही है। तो ये चार्ज पार्टिकल हमारा लेफ्ट साइड मूव करने की कोशिश करेगा। जैसे चार्ज पार्टिकल सपोज यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद क्या होगा कि यार इस पॉइंट पे फिर से अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ तो हमारा जो फोर्स है वो फिर से इसको डाउनवर्ड्स इस तरीके से करने की कोशिश करेगा। जैसे चार्ज पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचा, फोर्स यहां, इस तरीके से फोर्स हमेशा इनवर्स डायरेक्शन में लगता हुआ आएगा और हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाएगा। सर्कुलर पाथ विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यार वैसे भी ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत पहले से ही पता होना चाहिए कि अगर हमारा फोर्स परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी आ रहा है तो मतलब ये तभी पॉसिबल है जब हमारा पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। क्योंकि जब भी हमारा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है उस टाइम पे हमारा जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स वो हमेशा वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर आता है। क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते हैं। अब यार हमें क्या करना है, इसी सर्कल के, ये जो इसने सर्कुलर पाथ कवर किया है, इसी सर्कल का रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह कैलकुलेट करनी है। तो एक बार बताओ, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसको एक नेसेसरी फोर्स चाहिए, और वो फोर्स हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किसने किया है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया है मैग्नेटिक फोर्स जो एक चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सपीरियंस कर रहा था। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, दैट इज qvb sin थीटा। यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, कितना एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो आप देखो यार हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी, वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, मतलब एक है z डायरेक्शन में, एक है y डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 और sin 90 की वैल्यू हो गई हमारे पास दैट इज इक्वल टू 1। एक v कट गया, तो यहां से आप रेडियस का एक रिलेशन निकाल सकते हो कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ हमारे पास कितना आ रहा है, mv/qb। मतलब जो हमारे सर्कल का रेडियस है यार वो हमारे वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर मैं पार्टिकल को अलग अलग वेलोसिटी से फायर करूं तो वो अलग अलग रेडियस के सर्कुलर पाथ कवर करेगा। अगर मैं वेलोसिटी इंक्रीज कर दूं तो मतलब हमारे सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमारे पास रेडियस आ गया है तो हम इजीली टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पूरे चार्ज पार्टिकल को सर्कल कंप्लीट, एक पूरा सराउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है हमारे पास सर्कमफ्रेंस दैट इज 2πr बाय वेलोसिटी। तो यार यहाँ पे बस एक रिलेशन यूज कर दो, 2π रेडियस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, mv/qb, और एक वेलोसिटी और है, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास रिलेशन आएगा 2πm/qb। यार इधर एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप नोटिस करो, जो हमारे पास ये टाइम पीरियड आया है, ये टाइम पीरियड हमारा ना तो रेडियस पे ना तो वेलोसिटी पे, ये दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो हमारा टाइम पीरियड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ यार, कि अगर मैं चार्ज पार्टिकल को किसी भी वेलोसिटी के साथ फायर क्यों ना कर दूं,
अगर मैं चार्ज पार्टिकल को किसी भी वेलोसिटी के साथ फायर क्यों ना कर दूं सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और चार्ज पार्टिकल भी सेम होना चाहिए, तो उस केस में हमारा हमेशा पार्टिकल सेम टाइम पे सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ऐसा क्यों यार? बहुत लॉजिकल सी बात है। सपोज मैंने कहा ये चार्ज पार्टिकल को मैंने v वेलोसिटी से फायर किया, तो ये अपना एक रेडियस, एक सर्कल बनाएगा जिसका रेडियस कितना होगा, mv/cube। मतलब जैसे वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना, मतलब हमारा रेडियस वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर अब मैं इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v की जगह 2v कर दूं, तो होगा क्या, ये पार्टिकल एक बड़ा सर्कल कवर करने लग जाएगा, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे क्या करेगा, सेम टाइम पे पहुंचेगा। आप इस तरीके से समझो, आपको यही लगता है कि यार अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो कोई चार्ज पार्टिकल जल्दी से अपना रास्ता कवर कर लेगा, उसको टाइम कम लगना चाहिए, लेकिन इधर ये भी तो हो रहा है कि जैसे हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं चार्ज पार्टिकल अपना सर्कल भी तो बड़ा कर रहा है, तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है साथ साथ, तो अल्टीमेटली हमारा जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। इसीलिए हमारा जो टाइम पीरियड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। एक बार आपने टाइम पीरियड निकाल लिया तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 टाइम पीरियड, मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी qb/2πm। मतलब ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो इसलिए इस वेलोसिटी को कहा जाता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार क्विक रिकॉल, भाई मैंने कहा हमारा जो रेडियस है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे रेडियस बढ़ता जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो टाइम पीरियड आएगा वो सेम आएगा, बिकॉज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। और टाइम पीरियड का इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया फ्रीक्वेंसी। ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो जो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए इस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू सो मच।